नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 7 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, पूजा पाठ से संबंधित हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित है, या हमारे ऑकल्ट के फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको? अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को लिख दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 आता है, आप सभी के मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब को लेकर के आप सभी के सम्मुख में उपस्थित हो जाऊंगा। तो अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी शो का एपिसोड नंबर 7 है। और पहला प्रश्न जो है ये आदित्य सुरवासी जी ने किया है कि अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी ना हो और महादशा भी मारक ग्रह की चल रही हो, तो कौन सा उपाय सबसे बेहतर होगा परेशानी से बचने के लिए। इनका सीधा सा कहना यही है कि जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो अच्छी ना हो, यानी कि जो कारक ग्रह हैं वो कहीं त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए हों, या कारक ग्रह नीच राशि वगैरह में बैठे हों, या कारक ग्रह अंश बल इत्यादि से कमजोर हों, और महादशा भी मारक ग्रह की चल रही हो। देखिए, जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय सबसे पहले इस बात को जानना आवश्यक होता है कि उस जन्म कुंडली में जो महादशा चल रही है वो किस तरह के ग्रहों की चल रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपका जीवन आसान बन जाएगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो अच्छे राजयोग जन्म कुंडली में होने के बावजूद आपको उन राजयोगों का 100% लाभ नहीं मिल पाएगा और आपके जीवन में कठिनाई और संघर्ष बढ़ जाएगा। अब जैसा इन्होंने लिखा है कि ग्रह स्थिति भी अच्छी ना हो और महादशा भी मारक ग्रह की चल रही हो, तब आप खुद ही सोचिए कि स्थिति कितनी ज्यादा बुरी हो जाएगी। अत्यधिक संघर्ष, इनपुट आप देंगे 100 तो आउटपुट आपको मिलेगा 15 या 20। ये स्थिति ऐसी ग्रह स्थिति में बन जाती है। क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य को कहा गया है और ये नैसर्गिक बलि ग्रह हैं। साथ ही साथ जो आपकी जन्म कुंडली में लग्न होता है उस लग्न अर्थात प्रथम भाव, उस प्रथम भाव के कारक होते हैं। तो सबसे पहले अपने सूर्य को बलि करिए। सूर्य को बलि करने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करिए। नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए, प्रातः काल पिता का सम्मान करिए। ये आप जितने भी सूर्य को बलवान करने के उपाय हैं उनको करिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना होगा कि अपनी जन्म कुंडली में लग्नेश को देखिए। अब जो भी आपके लग्नेश हैं उनकी स्थिति को देख लीजिए। अगर वो अच्छी स्थिति में है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो अपने लग्नेश को बलवान करने की कोशिश करिए। अगर अच्छी स्थिति में है तो लग्नेश का रत्न धारण आप कर सकते हैं, और अच्छी स्थिति में नहीं है तो लग्नेश को बल देने के लिए अन्य जो पूजा पाठ से संबंधित उपाय हैं उनको आप करके अपने लग्न और लग्नेश को बल दे करके ये जो विपरीत परिस्थितियां आपके चल रही हैं उसको आप कुछ हद तक कमजोर तो कर ही सकते हैं, या कुछ हद तक जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसकी वजह से जो आपको परेशानियां आ रही हैं उस परेशानी को भी आप कुछ हद तक कम तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले आप लग जाइए अपने सूर्य को और अपने लग्नेश को बलवान करने की तरफ। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है ये कृष्णा लोध जी का है। इन्होंने कहा है कि सर अगर मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो यानी कि ये रोचक नामक महापुरुष योग हो गया, और केतु फोर्थ हाउस में है। ठीक है, केतु आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठेंगे और मंगल केतु के नक्षत्र में है, तो लग्न में मंगल है मेष राशि में अर्थात अश्विनी नक्षत्र में है। ठीक, तो क्या रेड कोरल धारण कर सकते हैं? करने से परेशानी बढ़ेगी। और जब मून अस्त हो तो चंद्रमा आपके अस्त हैं, चंद्रमा अस्त हैं तो वो तो देखना होगा कि सूर्य और चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं। फिर भी लग्नेश होकर के मंगल लग्न में बैठे हैं और केतु चतुर्थ भाव में है, तो दशम में राहु हो जाएंगे, तो चतुर्थ का केतु भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। अब चंद्रमा के अस्त होने के कारण, चंद्रमा के पक्ष बल से कमजोर होने के कारण केतु का जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम होगा। लेकिन हम मंगल के रत्न की बात कर रहे हैं और मंगल जाकर के अश्विनी नक्षत्र में बैठे तो हैं परंतु स्वराशि के हैं। अब नवमांश में भी वो या तो मेष में होंगे या तो वृषभ में होंगे या मिथुन में होंगे या संभव है कि कर्क में चले गए हों। नवमांश में भी इन 4 राशियों में ही होंगे। अगर वो नवमांश में कर्क राशि में चले गए हैं तब तो आप फिर मंगल के रत्न की तरफ नहीं जा सकते, परंतु अगर ये मंगल आपका वर्गोत्तमी है
यानी कि मेष में है या वृषभ में भी है, मेष में होगा तो वर्गोत्तमी हो जाएगा, वृषभ में है और अगर मिथुन में भी नवमांश में आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप मंगल के रत्न को पहन सकते हैं। मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर मंगल के रत्न को पहनने में नहीं दिखाई देती। फिर भी एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रॉपर तरह से करा लीजिए, उसके बाद ही रत्न की तरफ आप जाएं तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न है सचिन जी का कि अगर लग्नेश लाभ स्थान में बैठे हो तो क्या फल होता है। सीधी सी बात है, लग्नेश अर्थात कि आप, आपका व्यक्तित्व, और लाभ स्थान होता है लाभ भाव, 11वां घर जन्म कुंडली का, जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति को प्रदर्शित करता है, जहां से आपके प्रॉफिट, जहां से आपकी इनकम का विचार किया जाता है। अब लग्न और लग्नेश, लग्नेश है आपका व्यक्तित्व, अब लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मन ही मन धन कमाने की, लाभ कमाने की चाहत बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उस काम के पीछे अपने लाभ को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा व्यक्ति, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए कि लग्नेश अगर लाभस्थ हो तो धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होती है। लग्नेश लाभ भाव में बैठ करके लाभ भाव की वृद्धि कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत धन कमाता है, अच्छा धन कमाता है, और साथ ही साथ उसके मन में धन कमाने की चाहत बनी रहती है, धन कमाने के लिए वो प्रयत्नशील भी रहता है। एक नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने में आता है कि जो लाभ भाव है वो छठे से छठा है, तो लग्नेश अगर 11वें भाव में हो तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में आती हैं। और उसका एक पक्ष जो अनुभव में देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति सदैव धन कमाने के पीछे लगा रहता है, और धन कमाने के पीछे जो मेहनत लगती है उस मेहनत को करने के चक्कर में वो अपने स्वास्थ्य के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। तो ये प्रभाव होता है लग्नेश अगर लाभ स्थान में बैठे हो तो उसका। एक प्रश्न और है, दिव्यांश जी ने क्या किया है कि क्या यह बात सही है कि लग्नेश अगर कमजोर हो तो पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है। जी बिल्कुल, ये सूत्र 100% सही है कि लग्नेश अगर कमजोर हो तो पूरी जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। लग्नेश है आप, आपका व्यक्तित्व, किसी भी चीज का भोग करना है, किसी भी चीज को पाना है तो वो करेगा कौन? आप करेंगे, स्वयं आप करेंगे। तो लग्नेश जो है वो आप हैं। अब जब आप भी खुद ही कमजोर हो गए तो आपकी कुंडली के क्या मायने? संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका नवम भाव बहुत बली हो, आपका भाग्य भाव बहुत बली हो, और आप किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो बिल्कुल आपका भाग्य से आपको हर एक चीज अपने जीवन काल में प्राप्त हो जाएगी, परंतु जो आपका नाम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और संभव है कि लग्नेश कमजोर है अगर, तो हो सकता है स्वास्थ्य कमजोर हो, और स्वास्थ्य कमजोर हो इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका पेट खराब है और आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं, आप उनको खा ही नहीं सकते, तो इन 56 भोगों का अस्तित्व ही क्या है, उन 56 भोगों की वैल्यू ही क्या रह जाएगी आपकी लाइफ में। तो लग्नेश ही जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं पूरी जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के लग्नेश को बलि तो करना ही चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता तो आपको किसी को भी, मैं जरूरी नहीं कहता कि मुझे ही, किसी भी ज्योतिषी को दिखाइए अपनी जन्म कुंडली, उनसे पूछिए कि आपके लग्नेश की क्या स्थिति है, और लग्नेश को बलवान करने के आप उनसे एक दो उपाय मांग लीजिए और उनको जीवन पर्यंत करिए। लग्नेश का बलि होना के जीवन काल को आसान बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आसान ही, चीजों की प्राप्ति करने के लिए भी व्यक्ति का लग्न और लग्नेश बलि होना बहुत जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। अगर आप भी चाहते हैं या आपके मन में कोई भी प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में मैं आप सभी के सवालों के जवाब लेकर के उपस्थित रहूंगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर इस चैनल के आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।